हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे बहुत सारे जुडिशरी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही आगामी भर्ती जो कि यूपीएसआई 2025 की भर्तियां निकली हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया। तो इस साथ ही हम जानते हैं कि किसी भी एक्ट में दो दिनांक इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला कि वह डेट पर अधिनियम पारित कब किया गया, दूसरा वह लागू कब किया गया। तो इसके पारित होने की तिथि 20 मई है तथा साथ ही यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में लागू कब किया गया। तो इसके लागू होने की तारीख है 1 जुलाई 1961। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है, यानी इसकी परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो इसकी परिभाषा धारा 2 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज देना और लेना दोनों ही किस धारा के तहत अपराध माने जाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी धारा 3 के तहत ये दोनों ही काम अपराध माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 3 के अनुसार अधिकतम सजा कितनी है, यानी कोई भी व्यक्ति दहेज मांगता है या लेता पकड़ा जाता है तो अधिकतम सजा उसे कितनी होगी। तो यहाँ पर उसे अधिकतम सजा 5 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 3 के अनुसार न्यूनतम कारावास कितना है। तो यहाँ पर यानी कि कोई भी आदमी अगर दहेज मांगता है या देता है तो उसे कम से कम कितनी सजा होगी। तो कम से कम उसे 6 महीने की सजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 3 के अनुसार जुर्माना क्या हो सकता है, यानी कोई भी ये दहेज मांगता है या देता है तो उसे कितना जुर्माना देना होगा। तो यहाँ पर उसे 15,000 रुपये या फिर दहेज की मांग जितनी की गई है दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसे देना पड़ेगा, यानी करेक्ट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज मांगना किस धारा में अपराध है, यानी इनकी अगर आप दहेज मांगते हैं तो किस धारा के तहत वह अपराध होगा। तो सही ऑप्शन है धारा 4। धारा 4 बताती है कि दहेज मांगना अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 4 के अंतर्गत अधिकतम सजा कितनी है, यानी आप अगर दहेज मांगते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सजा हो सकती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 4 के अनुसार न्यूनतम सजा कितनी, यानी कम से कम सजा कितनी है कि आप दहेज मांगते हैं तो आपको कम से कम कितनी सजा होगी। तो आपको कम से कम 6 महीने की सजा तो होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 5 किससे संबंधित है। धारा 5 संबंधित है अवैध अनुबंध से, यानी अगर आप शादी के समय या शादी के पहले कोई भी करार करते हैं कि हाँ मैं आपको ये चीज़ें दूंगा तो ये अवैध मानी जाएंगी और ये पूर्णतः शून्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 6 किससे संबंधित है। धारा 6 संबंधित है यहाँ पर दहेज की वापसी से, यानी कि दहेज को वापस करना धारा 6 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 6 का उल्लंघन करने पर अधिकतम सजा कितनी है, यानी कि सजा कितनी होगी। तो यहाँ पर अधिकतम सजा होगी 2 वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति अगर धारा 6 का उल्लंघन करता है और दहेज की वापसी नहीं करता है तो उसे 2 साल की सजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा तहत के दोषी पाए जाने पर किसे दहेज लौटाना होगा, यानी कि कौन दहेज को लौटाएगा। तो दहेज वही लौटाएगा जिसके पास दहेज रखा है, और दहेज किसको लौटाएगा, वधू के संबंधियों को, या तो वधू को या तो वधू के बच्चों को या फिर वधू के माता पिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 7 के अनुसार शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, यानी कि दहेज की शिकायत कौन दर्ज कर सकता है। तो यहाँ पर धारा 7 के अनुसार यहाँ पर शिकायत कौन दर्ज कर सकता है। तो यहाँ पर पीड़िता या उसके माता पिता या रिश्तेदार उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध कैसा है, यानी कि अगर ये दहेज मांगा जाता है तो ये कैसा अपराध है। ये एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यानी ये घनघोर अपराध माना जाता है। क्या यह अपराध न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने योग्य है, यानी क्या इस पर सीधे सीधे न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है अगर FIR नहीं भी हुई है तब भी। तो इसका सही ऑप्शन है हाँ, यानी न्यायालय विशेष अनुमति से ही इस पर काम शुरू करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 8 ही किस विषय से संबंधित है, जो कि 1984 के संशोधन में जोड़ी गई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है साक्ष्य का भार, यानी कि किसी भी
दोषी व्यक्ति को अपने आप को प्रूव करना होगा कि वह दोषी नहीं है, तो वह धारा 8A का प्रयोग करेगा। धारा 9 में क्या वर्णित है, यानी कि आर्टिकल 9 में क्या वर्णित है, तो यहाँ पर आर्टिकल 9 में दिया गया है अभियोजन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियम बनाने की शक्ति किसे है, तो नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर राज्य सरकार को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, यानी कि दहेज किसे आप मानेंगे, तो शादी के बाद के तोहफे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शादी के विवाह के समय की संपत्ति और विवाह के पहले मांगी गई संपत्ति सारी दहेज में शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या महिला आरोपी हो सकती है, यानी कि कोई भी महिला आरोपी हो सकती है, तो करेक्ट ऑप्शन है हाँ। पर कौन महिला होगी, जो कि दहेज की मांग करती है, वह चाहे वर की माँ हो, बहन हो या कोई अन्य संबंधी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज से संबंधित शिकायत करने की सीमा अवधि क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे दहेज मांगता है तो आप उसके कितने समय बाद तक दहेज की शिकायत कर सकते हैं, तो सही आंसर है 2 वर्ष। यानी कि अगर आज कोई व्यक्ति मांग रहा है तो अगले 2 वर्षों तक आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तथा यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 7 वर्ष से 7 वर्ष वह है कि आप कितने दिनों तक दहेज प्रथा का आरोप लगाया जा सकता है, तो यह है 7 वर्ष तक, यानी शादी के 7 वर्ष तक यह मान्य रहता है। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सजा कितनी होगी। अगर कोई व्यक्ति क्षमा मांगता है और पहली बार ही दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने की सजा काटनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दहेज महिला को नहीं लौटाया गया तो क्या कार्यवाही की जाएगी, यानी धारा 6 के अंतर्गत अगर महिला को दहेज नहीं लौटाया जाएगा तो उसे कारावास प्लस जुर्माना, यानी जेल प्लस जुर्माना दोनों भुगतान करने होंगे। साथ ही में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विवाह से पहले दी गई वस्तुएं भी दहेज में आती हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हाँ। यानी कि जब से विवाह के लिए अनुबंध हो जाता है उसके बाद जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं तो वह दहेज में शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम में दहेज का क्या अर्थ है, यानी मीनिंग क्या है, दहेज की मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर दहेज की मीनिंग है विवाह के अवसर पर दी गई संपत्ति, नकद या मूल्यवान वस्तुएं, यानी कोई भी विवाह के अवसर पर दी गई कोई संपत्ति दे दी गई है, नगद कैश दे दिया गया, मूल्यवान वस्तुएं दे दी गई है, तो वह सब क्या मानी जाएंगी, वह सब दहेज मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कहता है दहेज निषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो दहेज निषेध अधिनियम का उद्देश्य है दहेज प्रथा को समाप्त करना। क्या दहेज निषेध अधिनियम सभी धर्मों पर लागू होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सभी नागरिकों पर लागू होता है। ये किसी भी धर्म को विशेष रूप से संरक्षण नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं, यानी पर यहाँ पर कुल कितनी धाराएं हैं, तो यहाँ पर कुल धाराएं हैं 10। किस परिस्थिति में दहेज निषेध अधिनियम लागू नहीं होता, यानी कि आप किस परिस्थिति में दहेज निषेध अधिनियम के तहत केस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहाँ पर आप केस नहीं कर सकते, यानी आपका विवाह चाहे पंजीकृत हो या ना हो, विवाह कोर्ट में हो या ना हो, अंतर धार्मिक हो या ना हो, केवल आपके पास विवाह का प्रूफ होना चाहिए और आप केस कर सकते हैं। साथ ही में पति या उसके संबंधियों द्वारा दहेज न लौटाने की स्थिति में क्या है, तो यहाँ पर यदि ससुराल वाले दहेज नहीं लौटाते हैं तो उनको 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों भुगतान करने पड़ सकते हैं। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 10 यानी धारा 10 अंतिम धारा क्या कहती है, तो ये नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को देती है, यानी कोई भी नियम इस अधिनियम में बनाना होगा तो इस पर राज्य सरकार बनाएगी। तथा साक्ष्य का भार किस पर होता है, साक्ष्य का भार का मतलब क्या है कि अपने आप को सही साबित करेगा कौन, जो कि दोषी होगा, तो साक्ष्य का भार आरोपी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम का उल्लंघन कौन से कोड के तहत अपराध है, यानी कि अगर आप दहेज का उल्लंघन करते हैं तो किस कोड के अंतर्गत ये अपराध माना जाएगा, तो सही ऑप्शन है आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। परंतु अब वर्तमान समय में इसका स्थान जो कि है बीएनएस
यानी कि भारतीय न्याय संहिता ने ले लिया है। यानी कि इसके तहत अभी अगर कोई व्यक्ति दहेज अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम में जुर्माने की राशि कब बढ़ाई गई, यानी यहाँ पर जुर्माने की राशि कब बढ़ाई गई, तो जुर्माने की राशि यहाँ पर 1984 के संशोधन अधिनियम से बढ़ाई गई। साथ ही में कि संशोधन में धारा 8A जोड़ी गई थी, यानी धारा 8A जो कि दोषी को निरपराध साबित करने में मदद करती है, तो वह जोड़ी गई 1984 के संशोधन से। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पति की अनुपस्थिति में उसके अभिभावकों पर केस चल सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है हाँ, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि दहेज की मांग कोई भी कर सकता है, या तो पति या तो उसका कोई संबंधी, जैसे माता पिता बहन कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या विवाह से पहले मांगी गई राशि को दहेज माना जाएगा, यानी कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है फिर भी विवाह की बात चल रही है और विवाह के काम शुरुआत हो चुकी है और कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो क्या वह दहेज माना जाएगा, तो सही ऑप्शन है हाँ, वह सारी चीज़ें दहेज में ही गिनी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या विवाह समारोह में उपहार दहेज होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें जो कि ससुराल वालों की तरफ से मिलती हैं वो हमेशा दहेज में नहीं होती हैं और कभी भी नहीं होती हैं। केवल जब अनिवार्य किया जाए, जब उन पर स्पेशली लिखा जाए कि ये दहेज ही है या स्पेशली लिखा जाए कि गिफ्ट नहीं है, तब वो दहेज में काउंट की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर उपहार स्वेच्छा से दिए जाएँ क्या वे दहेज कहे जाएंगे, तो सही आंसर है नहीं, यानी यहाँ पर अगर कोई फोर्सली बाई फोर्स अगर डिमांड नहीं की गई है तो वो जितने भी गिफ्ट होंगे वो गिफ्ट ही माने जाएंगे, ना कि डावरी यानी दहेज नहीं माने जाएंगे। दहेज की मांग यदि अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से हो तो क्या वह अपराध है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हाँ, यानी आप दहेज की मांग चाहे सीधे मुँह से करें या फिर वहाँ करा के आप दहेज मांगते हैं तो वो दोनों ही अपराध की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, यानी सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी शिकायत कौन कौन दर्ज करा सकता है, तो इसकी शिकायत लड़की की बहन भी दर्ज करा सकती है, पीड़िता या उसके माता पिता या भाई या रिश्तेदार, यानी कोई भी व्यक्ति जो उस महिला से संबंधित है तो वह दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या केवल विवाह के बाद दी गई वस्तुएं दहेज मानी जाती हैं, तो इसका सही जवाब है नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि दहेज जो कि विवाह का अनुबंध हो जाने के बाद और विवाह से पहले जितनी भी चीज़ें दी जाएंगी वो भी दहेज में गिनी जाएंगी, तो यहाँ पर नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में राज्य सरकार विशेष नियम बना सकती है, यानी स्पेशल नियम कब बना सकती है, तो यहाँ पर अधिनियम की धारा 10 के तहत जिसके तहत उसको अधिकार प्राप्त है तो यहाँ पर वो नियम बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बिना पुलिस रिपोर्ट के केस दायर किया जा सकता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हाँ, मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए, यानी कि स्पेशली जब कोर्ट ही अनुमति देगा तो वहाँ पर बिना रिपोर्ट दायर किए यानी बिना FIR के ये केस शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यह कानून बाल विवाह पर भी लागू होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि यह कानून बाल विवाह पर भी लागू होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हाँ, यानी आप किसी भी प्रकार का विवाह करते हैं, किसी भी संप्रदाय किसी भी धर्म जो कि भारत के अंदर हो रहे हैं तो वहाँ पर यह कानून लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आरोपी को साक्ष्य देना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया, यानी कि धारा 8E के तहत जो कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है वह अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रूफ देगा, तो इसका आंसर है हाँ, उसे मौका दिया जाता है कि वह अपने आप को प्रमाणित करे कि वह गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन कब कब हुए, यानी इसमें मेजरली संशोधन कब कब हुए, तो यहाँ पर संशोधन 1984 जैसे कि हमने पीछे पढ़ा और 1986 में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हाँ, सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए न्यायालय कौन सा होगा, यानी कौन सा न्यायालय इस पर फैसला सुनाएगा, तो यहाँ पर है दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ये सारे क्वेश्चन UPSI 2025 की आगामी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।